Namaste and hi friends, this is Kavita Sharma and welcome to our channel Career Crackers। आज के इस सेशन में हम फिर से ईडीएम को पढ़ेंगे। ईडीएम इससे पहले वाली क्लासेस में हमने पढ़ा और जाना, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, आप मेरे सेशंस को इसी तरह कंटिन्यू देखते रहे। तो आज हम फिर से ईडीएम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ईडीएम आखिर होता क्या है। ठीक है, ईडीएम इज अ फ्रेज। ईडीएम एक फ्रेज है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेइंग जो कहावतें होती है, या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ मेटाफोरिकल मीनिंग, जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है मेटाफोरिकल, जिसका लिटरल मीनिंग होता है, जो लिटरल मीनिंग देता है, शब्द स मीनिंग देता है। ठीक है, which has become accepted in common uses, और कॉमन यूज में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, मुहावरा करते हैं, ईडीएम करते हैं। ठीक है, आज का पहला ईडीएम हमारे सामने है, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। यानी इसका लिटरल मीनिंग, जो शब्द मीनिंग है, शब्द जो इसमें लिखे हुए कि जब हम किसी के व्हील में स्पोक डाल देते हैं तो वो गाड़ी रहे या साइकिल रहे, वो क्या कर जाएगी, एक्सीडेंट कर जाएगी, वो गिर जाएगी, उस पर जो बैठा बंदा है वो भी गिर जाएगा। ठीक है, इसका ये मीनिंग हो गया। बट ये तो मुहावरा है कि इसको हम भाव में ले लेंगे, इसे हम भाव में यानी फिगरेटिव मीनिंग में लेंगे कि जब हम किसी के प्रोग्रेस में विघ्न डाल लेते हैं, बाधा डाल लेते हैं, किसी का प्लान है, जब कोई मैरिज सेरेमनी ऑर्गेनाइज होती है तो उसमें कोई ऐसा विघ्न आ गया, बाधा आ गई कि वो मैरिज हुई नहीं, शादी हुई नहीं, वो पार्टी सेलिब्रेशन हुई नहीं, तो इस टाइप के इसके लिए हम क्या वर्ड रखेंगे, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। ठीक है, बाधा डाल देना, विघ्न डाल देना। टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, किसी के प्रोग्रेस में बाधा डाल देना, विघ्न डाल देना। इसको अब हम क्लियर करते हैं इस सेंटेंस से। I had everything in line for the party। ठीक है, कि हमने पार्टी ऑर्गेनाइज किया और सब कुछ एज इट इज हमने जैसे सोचा वैसा हो रहा है। बट हैविंग द केटरर कैंसल ऑन मी एट द लास्ट मिनट। बट केटरर ने क्या किया कि लास्ट मिनट में उसने कैंसिल कर दिया अपने, कि भाई मैं तो आपकी पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। उसने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया लास्ट मिनट पे, यानी कि जस्ट लाइक कि पुट अ स्पोक इन माय व्हील। वो जो प्लान था पार्टी का, उसने उस पे क्या कर दिया, एक स्पोक डाल दिया और उस पार्टी को पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया। इसका मतलब ओके, समझ में आ गया कि आपको पूरी तरह से कि किसी के कोई भी वर्क में बाधा डाल के आप उसके उस काम को पूरी तरह से स्पॉइल कर देना। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। नेक्स्ट ईडीएम है हॉट पोटैटो, गर्म आलू। गर्म आलू लिटरल मीनिंग हो गया कि देखिए अब ये बंदा है कि हॉट पोटैटो को अपने हाथों में लेना चाह रहा है, बट गर्म आलू तो बहुत गर्म होता है, जिसके कारण वो उसे अपने हाथों में नहीं पकड़ पा रहा, तो उसे क्या करेगा, वो छोड़ देगा। ठीक है, हॉट पोटैटो का ये जो ईडीएम है इसके बारे में हम कुछ जान लेते कि ये ईडीएम आखिर बना कैसे। ठीक है, हॉट पोटैटो को हम समझ लेते हैं। हॉट पोटैटो मीन्स टू अबैंडन समथिंग और समवन। ठीक है, जब हम किसी को बिल्कुल छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, यानी कि ऐसा कोई सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट विच सेवरल फोक्स आर टॉकिंग अबाउट एंड विच इज फ्रीक्वेंटली आर्ग्यूड। यानी कि ऐसा कोई टॉपिक है, मुद्दा है जिसपे लोग फ्रीक्वेंटली बात करते हैं। ठीक है, और वो मुद्दा कैसा होता है, बिल्कुल हॉट पोटैटो की तरह, जिस पर लोग बातें करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, उस पर से कुछ सोल्यूशन भी निकालते हैं, तो ऐसे मुद्दे को कहते हैं हॉट पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम मीनिंग इसका, समथिंग दैट इज हार्ड और टेरिबल टू हैंडल। अब ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसको बहुत ही मुश्किल काम है, जो मुश्किल है और जिसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जैसे आप इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा ले लो, जो कि एक कैसा
मुद्दा है कि हॉट पोटैटो मुद्दा है जो कि बहुत कठिन है और इसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसे मुद्दे होते हैं लाइक ए हॉट पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट और एक हम एग्जांपल लेके समझते हैं इसका मीनिंग आखिर होता क्या है। ए प्रॉब्लम और सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद एंड कॉजेस अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट, यानी एक सिचुएशन है या कोई एक प्रॉब्लम है जिस पर कि बहुत सारे लोगों की असहमति है और उस प्रॉब्लम को कोई सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट है, उसका सोल्यूशन निकलना बहुत कठिन। जैसे आप ले लो किसान आंदोलन हुआ था जिसमें लोगों की बहुत ज्यादा सहमति और असहमति थी, तो ये मुद्दा कैसा था जो किसान आंदोलन इज जस्ट लाइक अ हॉट पोटैटो। इस पे इस सिचुएशन को डील करना बहुत ही डिफिकल्ट हुआ। ओके, अब हॉट पोटैटो को हम ये जो इडियम है हॉट पोटैटो इसको हम सेंटेंस से क्लियर करेंगे। द इशू ऑफ गन कंट्रोल इज द पॉलिटिकल हॉट पोटैटो इन द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट्स में गन कंट्रोल जो कि एक राजनीतिक मुद्दा है, इस पर जब भी बहस होता है तो ये मुद्दा कैसा बन जाता है, बहुत ही डिफिकल्ट बन जाता है, बहुत ही हार्ड और टेरिबल बन जाता है, जिसको कि हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो रही है। कहां पे? यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिकल पार्टीज को। ओके, आपको ये समझ में आ गया? अब एक और इसे और क्लियर कर लेते हैं। आई नेवर डिस्कस अबाउट एनी वंस रिलीजियन। ठीक है, इट कैन बी अ हॉट पोटैटो। अब आप किसी भी रिलीजन के बारे में बात करते हो तो वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाता है, भयंकर मुद्दा बन जाता है, जिसपे आप बात करना नहीं पसंद करोगे कि आप उसे छोड़ दो कि इस पर कभी बात इस पर आप बात करना शुरू ही मत करो कि ये एक मुद्दा बन जाए हॉट पोटैटो की तरह। ठीक है, इसे आप छोड़ दो। अंडरस्टैंड? तो क्लियर हो गया हॉट पोटैटो। नेक्स्ट है फोम एट द माउथ, किसी के मुंह में फेन आना। इसका लिटरल मीनिंग हो गया, बट फिगरेटिव मीनिंग क्या हो गया कि बी एक्सट्रीमली एंग्री, हद से ज्यादा गुस्सा होना। बी इंगेज्ड एंड सो इट, अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो, लाल पीले हो गुस्से से और आप सो करो कि मैं कहीं इंगेज हूं, बट अब क्या है कि फोम एट द माउथ कि आप इतने गुस्से हो कि आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है, मुंह में मतलब बस बड़बड़ाए जा रहे हो, है ना? ऐसा होता है कि जब आप एक्सट्रीमली एंगर हो जाते हो, फ्यूरियस हो जाते हो। ठीक है, सो अनकंट्रोलेबल एंगर। अब आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो तो क्या करते हो, जो भी सामने आया कोई भी सामान है तो उसे आप फेंकना छीटना स्टार्ट करते हो, आप अपने गुस्से को दिखाना शो करते हो। ठीक है, तो फोम एट द माउथ। डिस्प्ले फ्यूरियस रेज, दिखाना कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एंगर को दिखाना। रेज यानी कि वायलेंट एंगर को दिखाना कि आप वायलेंट एंगर, रेज मतलब वायलेंट एंगर हो गया कि इसमें आप सामानों को उठा पटक करना, आप किसी से मारा पीटी भी कर लेना, मतलब झगड़ा भी कर लेना। ऐसे गुस्से को दिखाने को कहते हैं फोम एट द माउथ। ओके, अब सेंटेंस से क्लियर कर लेते हैं। माया वॉज फॉर्मिंग एट द माउथ, थ्रोइंग थिंग्स अराउंड एंड डिस्ट्रॉइंग वट एवर कैम इन दिस वे। माया क्या कर रही थी, गुस्से से बिल्कुल लाल पीली हो चुकी थी और उसके सामने जो भी चीजें आ रही थी, ठीक है, उसे वो बस इधर उधर फेंकना स्टार्ट कर रही थी। ओके, जो भी उसके सामने आ रहा था उसे फेंकना स्टार्ट कर रही थी। ओके, नेक्स्ट है, इससे और क्लियर हो जाएगा। फोम एट द माउथ यानी कि जब आप बहुत गुस्सा दिखाते हो। माया वॉज फॉर्मिंग एट द माउथ व्हेन शी हर्ड ऑफ हर चाइल्ड्स मिसडीड। जब माया ने सुना कि उसके बेटे ने कोई मिसडीड करी, कोई बदमाशी करी, कोई ऐसा वर्क करा जिसको सुनते ही माया को बहुत गुस्सा आया और वो कैसा बिहेव कर रही थी, फॉर्मिंग एट द माउथ। ठीक है, ये इडियम आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है द अल्फा एंड द ओमेगा। द अल्फा एंड ओमेगा का लिटरल मीनिंग हो गया कि ये दो रेस के बारे में बता रहे हैं कि एक रे है अल्फा एंड द सेकेंड रे इज ओमेगा। बट लिटरल मीनिंग क्या होगा, ये पिक्चर देखिए आप, इसमें गॉड कह रहे हैं यीशु कि आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा,
ठीक है। और इस इडियम का ओरिजिनेट भी बाइबल है, इस इडियम का ओरिजिनेट भी बाइबल है। बाइबल में गॉड कहते हैं कि आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, यानी वो कहते हैं कि आई एम द स्टार्ट एंड द लास्ट, कि मैं ही प्रारंभ हूं और मैं ही अंत हूं। इसी से इस इडियम का ओरिजिनेशन हुआ है, ठीक है। बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड, एंड यानी कि जो अल्फा एंड ओमेगा है ये बताता है कि बिगिनिंग और एंड के बारे में, ठीक है। जब हम किसी चीज का प्रारंभ और अंत की बात करेंगे तो हम कहते हैं द अल्फा एंड द ओमेगा। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस सेंटेंस। माई लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम यू एंड एंड्स एट यू, सो यू आर अल्फा एंड ओमेगा, कि मेरी जो जिंदगी है तुमसे शुरू होती है और तुम पर ही खत्म होती है। तुम मेरे अल्फा हो और ओमेगा, यानी कि तुम ही मेरी प्रारंभ हो और तुम ही मेरा अंत हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि अल्फा एंड दी ओमेगा जो मुहावरा है, जो इडियम है, इसका भाव क्या है, ठीक है। एक और हम सेंटेंस लेकर क्लियर करते हैं इस इडियम को। द बर्थ एंड डेथ इज अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द लाइफ। ये सभी को पता है कि जन्म और मृत्यु ये जीवन का प्रारंभ और अंत को बताता है, कि जो जीवन प्रारंभ हुई है उसका अंत भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट इडियम, अ पीस ऑफ केक। जस्ट कि ये बता रहा है कि एक पीस है केक का, मतलब कि बस एक पीस है केक का, बट ये तो लिटरल मीनिंग है। अब हमें जानना है कि इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या है, इसका इस मुहावरे का भाव क्या है। ये मुहावरा ओरिजिनेट भी कैसे हुआ। ऐसा माना जाता है कि 1728 में, ठीक है, जब उसमें क्या होते थे कि स्लेव्स होते हैं, जो दास होते थे और उसके मालिक होते थे, ठीक है। तो दास ने क्या किया कि एक ड्रामा प्ले किया, ठीक है, और उनके जो मालिक है वो देख रहे थे, ठीक है। तो उसमें एक ड्रामा का नाम भी था ए पीस ऑफ केक। तो वो ड्रामा एक्चुअली में बहुत ज्यादा ही बेस्ट परफॉर्मेंस, उस ड्रामा के जो स्लेब्स है उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। तो ऑनर्स ने एज ए रिवॉर्ड उन्हें दिया भी क्या, ए पीस ऑफ केक। तब से इस इडियम का क्या हुआ, ऑरिजिनेशन हो गया। क्योंकि और उन्होंने क्या कहा कि उन जो ऑनर्स ने कहा कि ये जो ड्रामा है बहुत ही सिंपल और इजी, बहुत ही इजी है, ठीक है। उन्होंने उनको क्या कहा कि उन्होंने बड़ाई भी कर दी और बुराई भी कर दी कि ये तो ड्रामा जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक है, ठीक है। तो इस तरह से इस मुहावरे का ओरिजिनेशन हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेरी इजी टास्क, वो कहना चाह रहे थे कि ये बहुत ही वेरी सिंपल, मतलब समथिंग इजिली डन। जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, उनकी बड़ाई में कहा कि ये जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपली डन किया। वेरी सिंपल टास्क, जब आप कोई काम सिंपली करते हो, बहुत ही वेरी सिंपल टास्क जब होता है आपके लिए किसी कार्य को करना, तो उसे हम कहेंगे ए पीस ऑफ केक। एफर्टलेसली प्रिपेयर्ड और डन, जब आप किसी काम को बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी मेहनत के आप कर लेते हो, तो उस काम को आप क्या कहोगे, ए पीस ऑफ केक। ओके, ये सेंटेंस है, इसमें हम क्लियर करते हैं। डोंट थिंक दिस टर्म्स वर्क विल बी अ पीस ऑफ केक, यू विल हैव टू स्टडी हार्ड टू गेट गुड ग्रेड्स। अब स्टडी आप कर रहे हो तो इसमें आपको बहुत मेहनत लग रही है, तो आप ये मत समझना कि ये वर्क जो है, ये पढ़ाई जो है कैसा है, पीस ऑफ केक है। ये पीस ऑफ केक नहीं है। मेहनत जब आप करोगे अच्छी तरह से, तभी आप अच्छी ग्रेड्स ला पाओगे, तभी आप किसी पोजीशन पे पहुंच पाओगे, ठीक है। तो ए पीस ऑफ केक यानी कि जो टास्क आपके लिए बहुत इजी है, जिसे आप सिंपली कर लेते हो बिना किसी मेहनत के, उसके लिए ये इडियम आएगा। अब है वंस इन अ ब्लू मून,
कि कभी कभी क्या बता रहा है कि ब्लू मून के बारे में, कि एक ब्लू मून है, ठीक है। तो ब्लू मून अब तो हर मंथ जब देखते हो ब्लू मून तो नहीं देखते हो, ब्लू मून कैसा होता है, येलो कलर में होता है। जब भी पूर्णिमा आती है तो फुल मून होता है जो कि कलर में येलो होता है। तो ये ब्लू मून आखिर क्या है? ब्लू मून जब 1528 में इस इडियम का ओरिजिनेशन इसी से हुआ कि 32 मंथ्स में हम ब्लू मून देखते हैं। हम हर मंथ ब्लू मून नहीं देखते हैं क्योंकि ये 32 महीने पर 32 मंथ्स पर ही एक बार मून का कलर ब्लू होता है, ठीक है। तो इसी से ये इडियम ओरिजिनेट हुआ कि जो हम कभी कभी देख पाते, जो काम हम कभी कभी कर पाते, ठीक है, उसी के लिए हमने ये इडियम, उसी से ये इडियम बना कि जो वर्क वेरी रियरली होता है, जिस काम को हम कभी कभी करते हैं, वन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत दिनों पर किसी काम को करना, या जब हम किसी से बहुत दिनों पर मिलते हैं तो हम कहेंगे कि वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, कि हम अपने मदर से मिलने गए, अपने फादर से मिलने गए, या अपने होम टाउन गए, वंस इन अ ब्लू मून। ओके, समथिंग दैट हैपन वेरी रेयरली, ऐसा कोई काम जो बहुत रेयरली होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो वंस इन अ ब्लू मून। अब इसे हम सेंटेंस से क्लियर कर लेते हैं। द अर्थ क्वेक्स हिट्स वंस इन अ ब्लू मून इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ वी नेवर फेल्ड इट, कि अर्थक्वेक पृथ्वी के इस पार्ट पे वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि कभी कभी आता है, कि कभी कभी ही आता है, और जो हमें कि बिल्कुल महसूस भी नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई डैड इज वर्किंग इन स्कॉटलैंड एंड ही विजिट्स होम वंस इन अ ब्लू मून वेरी कपल ऑफ ईयर, यानी कि मेरे फादर स्कॉटलैंड में रहते हैं, स्कॉटलैंड में वर्क करते हैं, और वो कपल ऑफ ईयर, यानी कि 2 सालों में एक बार हमसे मिलने आते हैं, तो जो कि वेरी रेयरली वर्क है। तो वंस इन अ ब्लू मून हम इस जगह हम मुहावरे का यूज करेंगे। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ द वुड। वुड का 2 मीनिंग होता है। वुड तो एक नाउन है, ठीक है। वुड का एक मतलब हो गया सिंपली लकड़ी, और वुड का दूसरा मीनिंग होता है एक एरिया, ठीक है, एक एरिया जो फॉरेस्ट से छोटा होता है, ठीक है, और वहां पे छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं, उस एरिया को कहते हैं वुड, जो कि आउट ऑफ द वुड एक इसका मीनिंग आ गया, ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग। बट इसका फिगरेटिव मीनिंग हो गया फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज। जब आप किसी भी डिफिकल्टी में नहीं होते हो, देन यू सेड, जब आप आउट ऑफ द वुड, कि मैं किसी भी डिफिकल्टी में नहीं हूं, ठीक है, मैं किसी भी जब डिफिकल्टी में नहीं हूं, देन आई एम आउट ऑफ द वुड। लुक हियर दिस पिक्चर, कि ये बंदा किसी भी डिफिकल्टी में नहीं है, ऑफिस से आ रहा है, यानी कि ये फ्री ऑफ माइंड है, ये इसके ऑफिस में भी ऐसा कोई भी बर्डन, ये इसे कोई भी काम नहीं मिला होगा कि ये जिससे ये डिफिकल्ट सिचुएशन में हो गया, लग रहा हो कि मैं इस काम को कैसे करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड है, कि आउट ऑफ द वुड है, इसके कार्य में, इसकी जो प्रोफेशन है उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, फ्री फ्रॉम द डिफिकल्टीज। सेंटेंस है, वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड, कि हम डिफिकल्टी से बाहर अभी नहीं है, हम अभी डिफिकल्टी में है। वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड, कि हम डिफिकल्टी से बाहर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट इडियम है सम एंड सब्सटेंस। सम मीन्स हो गया जोड़ना, और सब्सटेंस हो गया कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि किसी भी चीज का इंपॉर्टेंट पार्ट बताना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सब्सटेंस मीन्स होता है
द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, बट इसका फिगरेटिव मीनिंग है द पर्पस। अब देखो लिटरल मीनिंग और फिगरेटिव मीनिंग में कितना डिफरेंस है। ठीक है, सम एंड सब्सटेंस। ओके, हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग आ गया, बट इसका भाव है कि द पर्पस, क्या उद्देश्य बताना कि आपके कार्य का उद्देश्य क्या है। आपने जो बिजनेस किया है, आपने बिजनेस का उद्देश्य क्या है। बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है? मनी अर्निंग होता है ना, कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। ठीक है, इसको हम सेंटेंस से क्लियर करते हैं। द सब्सटेंस ऑफ देयर कन्वर्सेशन अपीयर्ड इन अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, यानी कि किसी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो आपने कहा। ठीक है, जो कन्वर्सेशन में जब आप दो लोग बातचीत करते हो तो बातचीत में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि सब्जेक्ट क्या है जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ आके पता चला हमें? न्यूज़पेपर आर्टिकल में। ठीक है, जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करी वो हमें कहाँ पता चला? न्यूज़पेपर आर्टिकल में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्लियर करते हैं। सम एंड सब्सटेंस को, जो पर्पस को बता रहा है, उद्देश्य को बताता है। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि जो स्टोरी है हमारे सामने उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, कि वो हमारे लिए क्या हमारे लिए क्या वो उद्देश्य दे रहा है, हमें क्या बताना चाह रहा है, हमारे लिए क्या उसने स्टोरी का मोटो रखा है। ठीक है, तो सम एंड सब्सटेंस का मीनिंग हो गया यहाँ पे द पर्पस, उद्देश्य होना। ओके, अब है नेक्स्ट इडियम एज द क्रो फ्लाइज, कि जैसे कौवा उड़ता है, कि एज द क्रो फ्लाइज, कि कौवे का उड़ने के बारे में बता रहा है, ये ना, कौवा एज द क्रो फ्लाइज। बट यहाँ पे एक स्टोरी है, ये सच्ची बात है कि जब कौवे को कोई अपना खाना दिख जाता है तो वो कौवा इधर उधर, क्रो है जो इधर उधर ना जाकर बिल्कुल स्ट्रेट में वो अपना उड़ना शुरू करता है और स्ट्रेट में जाता जहां उसे अपना भोजन दिख जाता है, अपना खाना दिख जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहावत बना है स्ट्रेट, एज द क्रो फ्लाइज मीन्स हो गया स्ट्रेट, कि जब ओके, आप ये समझ में आ गया होगा आपको। माई हाउस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेशन एज द क्रो फ्लाइज, कि मेरा घर स्टेशन से बिल्कुल स्ट्रेट में है, जैसे कि कौवा एज द क्रो फ्लाइज, जैसे कि कौवा स्ट्रेट में उड़ता है। कब वो उड़ता है? जब उसे अपना भोजन दिखता है। ऐसे तो इधर उधर उड़ता रहेगा, कभी दायां कभी बायां हो लेगा, लेकिन जब उसे अपना भोजन दिखेगा तो बिल्कुल स्ट्रेट में ही जाएगा। ओके, एज द क्रो फ्लाई मीन्स स्ट्रेट। ओके, थैंक्स फॉर बीइंग इन दिस सेशन। आज का ये सेशन यहीं तक रहा। ठीक है, ये सेशन आप आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, और हमारे साथ बने रहना। थैंक्स फॉर बीइंग, और लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक यू एंड बाय बाय।